गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपकी लॉन्ग आंसर की क्लास रहेगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियो की, ठीक है ना। तो हम करते हैं आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर, उसमें मिक्स ही होंगे वैसे, है ना। 3 नंबर के 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और अदर्स जो पैरामेडिकल कोर्स है उनके बेसिक नॉलेज के लिए, प्लस अगर कहीं पे भी कॉम्पिटिशन्स का इन फ्यूचर एग्जाम्स देना चाहो तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है ना। अब हम देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से ड्रॉ ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिएगा, सबसे पहले अपन को इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपन को ये आइडिया होना चाहिए कि नेफ्रॉन है क्या। कोई बता सकता है व्हाट इज नेफ्रॉन? सुना है कभी नाम? क्या है भाई नेफ्रॉन? हिंदी में नेफ्रॉन ही कहते हैं, है ना, कुछ अलग नहीं कहते। ऐसा मत बोलना मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो कुछ अलग कहते हैं। देखो नेफ्रॉन शरीर की, अपने ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट की कौन सी है? कौन सी है? सेल है ना, कोशिका ना। तो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट की कौन सी है? सेल है। इसी तरीके से किडनी की स्मॉलेस्ट की कौन सी है? बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर, करोड़ों नेफ्रॉन मिलकर किडनी को डेवलप करते हैं। तो समझ गए ना, किडनी की स्मॉलेस्ट की कौन सी है भाई? नेफ्रॉन है। आइडिया लग गया नेफ्रॉन क्या है। अब ये जो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है इस टाइप का। ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी को बनाते हैं। अब हम आइडिया ये रहना चाहिए कि भाई किडनी क्या है। सबको पता है किडनी क्या है? क्या करती है किडनी? टेल मी। अभी हंस रहा है, आराम से बताना है तसल्ली से, भाई किडनी क्या है, नॉर्मल चीज है। इसमें तो कोई जूस निकलता ही नहीं है किडनी से, तो वो पेनक्रियाज होता है। किडनी का मेन फंक्शन बता। हाँ, गलत बता रहे हो। ब्लड का प्यूरिफाई करने का काम लंग्स का होता है। इसका सारा चीज है ना, बॉडी के जितना भी वाटर है उसको भी रीअब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर करेगा, है ना। तो इसका काम है फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, साथ साथ में अदर्स का भी फिल्ट्रेशन करता है। जैसे कि आपने 1 लीटर वाटर पिया, अब ऐसा तो है नहीं यूरिन 1 लीटर थ्रू आउट कर दोगे, करोगे क्या? है ना, करोगे, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो किडनी का काम है कि 1 लीटर वाटर पिया, उसको वापस यूज होने लायक रीअब्जॉर्ब करेगा और वापस वाटर को बॉडी के अंदर भेज देगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से पास आउट कर देगा, एक्सक्रिएट आउट करवा देगा। ये काम किसका है? किडनी का है। और जो छोटे छोटे किडनी को बनाती है वो कौन है? नेफ्रॉन है। अब क्या है कि भाई एग्जाम्स में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो अपन को कम से कम नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है कि भाई छोटे छोटे अपनी, जैसे अपने क्या है ना कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, है ना, ह्यूमन बॉडी का यही है। इसी तरीके से फंक्शनल यूनिट है किडनी का नेफ्रॉन। इट इज कंपोज्ड ए रीनल कॉर्पलस एंड रीनल ट्यूबल। अब देखिएगा, अब एक समटाइम्स ऐसा, जो फार्मेसी वाले हो, वीआईपी क्वेश्चन है, नोट कर लेना, डायग्राम की 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आएगा ही आएगा, और तुम लोगों से नेफ्रॉन का डायग्राम पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आए, डीएमएलटी है, डीआरटी है, जो भी है ना, अदर्स पैरामेडिकल वाले। तो देखिएगा, मेन यहाँ पे क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल्स होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं। और अब देखिएगा इसमें क्या होता है, कैसे करता है ये नेफ्रॉन? NaCl एंट्री करवाता है, वाटर को बाहर भेजता है। यही एक सेम पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा कि भाई वाटर अंदर आता रहेगा। अब कितना वेस्ट होने लायक वाटर है और कितना वापस रीअब्जॉर्ब होने लायक है वाटर है, ये सारा का सारा ये काम कौन करते हैं? नेफ्रॉन करते हैं। और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं चलता, कैसे चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? आज खाना खाया तो कल और खाना पड़ेगा ना, कि एक दिन खाना खा लिया 7 दिन भूखे रह सकते हो। तो एक साइकिल चल रही है ना कंटिन्यू। तो उसी तरीके से आज पानी पिया तो आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद में भी पानी पीना पड़ेगा। तो ये किडनी वापस, ऐसा नहीं है कि 1 लीटर वाटर पिया तो 1 लीटर को ही वापस एक्सक्रिएट आउट कर देगी। इस चीज़ का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। तो डायग्राम का प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, 1 से 2 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके। अब देखिएगा इसके अंदर यूरिया, अब आपको पता है ना कि भाई जो यूरिन निकलता है उसमें यूरिक एसिड होता है। आपका जो ये पसीना है इसमें भी यूरिक एसिड का, अब यूरिक एसिड क्या है? क्या है यूरिक एसिड? आपके बॉडी के लिए अच्छा है या
यूरिक एसिड बॉडी के लिए अच्छा है क्या? एक गाउट डिजीज सुनिए, घुटनों में, घुटने बड़े दर्द करते हैं, वहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल जमा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। दादा दादी नहीं कहते थे कि रात को दही खा के, खट्टी छाछ खा के नहीं सोना चाहिए? क्यों कहते थे? हैं? क्यों कहते थे? एक्चुअल में क्या होता है कि दही खट्टी छाछ आप खा लेते हो ना, और फिर बॉडी को एक्टिविटी नहीं करते हो, कुछ बॉडी पे वर्कआउट नहीं करते हो, तो जो उसके अंदर मतलब वो एक अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर रिएक्शन करेगा और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है कि भाई रात को अगर आपने कंटिन्यू 15-20 दिन रात को दही खा के सो गए ना, तो आपके फिक्स से हाथ पैर घुटने दर्द करने लग जाएंगे। इसलिए कहा जाता है दोपहर को खा लो, ताकि पूरे दिन वर्कआउट करते रहोगे तो उसका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा। जिसके ज़्यादा घुटने दर्द होते हैं उनको बोला जाता है कि दही थोड़ी खट्टी चीज़ों से बचो। बोलते कि नहीं बोलते? कभी सुना है? हॉस्पिटलों में काम करते हो, नहीं सुना कभी भी? चलो सुन लेना। अब मैंने यूरिक एसिड बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है ना, अब रिएक्शंस कैसे होती है वो अलग अलग प्रोसेस है ना। अमोनिया तो बॉडी में जहर बन जाता है भाई। रिएक्शन होती है, एक बार सर्च कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है अभी रिएक्शन का, है ना। रिएक्शंस होती है अलग अलग प्रोसेस से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। वैसे अपने डायग्राम के थ्रू देखा था कि नेफ्रॉन के बेसिक फिल्टर करता है यूनिट्स ऑफ किडनी। ठीक है, ईच किडनी पोजेज ए लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अप्रोक्स। अब देखिएगा आपसे अगर ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेना भाई अप्रोक्स कितने नेफ्रॉन से किडनी मिलकर बनती है, 1 से लेके 1.5 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 15 लाख। हाँ, 15 लाख के समथिंग क्या करते हैं नेफ्रॉन मिलकर आपके एक किडनी को डेवलप करते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, अप्रोक्स बताया है। द कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अपने टोटल बॉडी में सेल कितनी होती है, किसी को आइडिया है क्या? अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल बॉडी में सेल कितनी होती है, 10 की पावर 13 से लेके 15 कितना हो गए? पावर का मतलब क्या होता है तो समझ दो, क्या हो गया इसका? पावर का मतलब क्या हो गया? अरे घात तो नहीं, इसका जैसा किसी के ऊपर जैसे ये है और इसके ऊपर ये पावर लगा दी, तो इसका मतलब क्या है? 10 को 13 से गुना कर दूं, 130 ही होगा। हाँ, मतलब ऐसे बोल दो ना कि 13 लगे हुए हैं तो 13 जीरो पीछे, समझ गए? ठीक है, तो इतना आप काउंट करो उसको, इतनी सेल है अपने ह्यूमन बॉडी में। और ये अप्रोक्स समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स नहीं है, इसके बीच का एक रेशियो है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, कम होती है पर नेफ्रॉन कम होती है। चलो अब देखिएगा इसके अंदर क्या क्या होता है। ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल्स एंड लॉन्ग रेनल ट्यूबल। अब फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के क्या क्या फंक्शन है भाई? तो द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरीज विच ब्रांच इनटू कैपिलरीज एसोसिएट विद द ग्लोमेरुलस। देखिएगा किडनी एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो सारी चीज़ों को फिल्टर करता है, ब्लड को भी करेगा, ठीक है ना, और किसको करेगा? आपके बॉडी के अंदर जितने भी वाटर हो गया एक, तो एक न्यूट्रिशंस हो गई, और एक वेस्ट लाइक मटेरियल है उसको भी फिल्टर आउट करके बॉडी से एक्सक्रिएट करने का काम किसका है? किडनी का है। अब जैसे वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर्ड द बाउमन्स कैप्सूल्स इन द proximal convoluted tubules, glucose and salt are selectively reabsorbed and now filter moves down into the loop of Henle। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्लोमेरुलस में आएगा कोई भी, ठीक है ना, वाटर है, ब्लड है, सारे यहाँ से आने के बाद में लूप ऑफ हेनले में आएंगे और वहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होके फिर जो आपका फाइनली क्या बचता है कि भाई अब ये वेस्ट मटेरियल है, ये अपनी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो ये किसके थ्रू पास आउट हो जाएगा? रिनल ट्यूबल के थ्रू किस में भेज दिया जाएगा? यूरेथ्रा। समझते हो यूरेथ्रा? हिंदी में क्या कहते हैं यूरेथ्रा को? कोई हिंदी मीडियम वाला? पेशाब की नली तो अलग चीज हो गई है ना। नहीं, हिंदी में कुछ एक अलग नाम है। पेशाब की थैली तो अपन जनरली भाषा में बोलते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी का कुछ है। यूरेथ्रा का देखना तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके थ्रू फिर आगे वो वेस्ट निकलता है। अब देखो वेस्ट खाली यूरिन के थ्रू नहीं निकलता, अभी मैंने बताया था किस किस के थ्रू निकलता है?
वेस्ट किस किस के थ्रू निकलता है बॉडी में, बताओ। वेस्ट कैसे कैसे निकलता है, कौन से है? यूरिनेशन, स्टूल फिकस हो गया, पसीने से, और ब्रीथिंग से, है ना, इससे भी निकलता है। अगर लेडीज है तो मिल्क सिक्रेशन, समझ गए, बच्चे को दूध पिला रहे तो उसके साथ में भी वेस्ट जाएगा। क्यों जाएगा? कि अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक बन रहा है किसी का, कहते हैं ना कि इस लेडी के अंदर ये बीमारी है या फिर ये टॉक्सिक बन रहा है, तो वो अगर बच्चा पिएगा ना उसमें भी वो सीक्रेट आउट होता है। या फिर कभी भी कोई देखना किसी लेडी को ज़्यादा बुखार है और उन्होंने कोई भी टेबलेट ली, ठीक है, टेबलेट लिए तो उस टेबलेट का असर भी बच्चे में होगा। या फिर उनको बुखार है और बच्चे ने दूध पी लिया तो उसका बुखार बच्चे को भी हो सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है ना, फर्क पड़ता है। और जब बेबी अंदर होता है ओवेरी के अंदर, तब किसके थ्रू खाना जाता है? प्लेसेंटा। अब देखना उस समय भी ये चीज़ होती है कि अगर आप डॉक्टर द्वारा बोला जाता है कि भाई हेल्दी खाना खाइए, कारण क्या? उस समय हेल्दी खाना, तो एक तो मदर उस समय थोड़ी सी वीक भी होती है, हेल्दी खाना खाओगे तो अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन की कमी नहीं होगी। सेकंड पे वो जो आप हेल्दी खाना खाओगे ना उसका कुछ अमाउंट प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जाएगा। अब एक एड आता था बीच में, पता हो तो, एक लेडीज थी उसने विमल नहीं आती, मतलब 9 महीने तक अच्छे से विमल खाई थी, ठीक है ना, तो बच्चा हुआ ना तो बुरा बुरा हुआ। तो फिर बीच में एक एड आती थी, आपने कभी देखी हो तो, ठीक है, तो भाई कि ये सारा कैसर का कमाल है, ठीक है। तो ऐसे है ऐसे अपन को नहीं करना है, अपन को यही ध्यान रखना है कि उस समय हेल्दी खाना, किसी को अगर आप एडवाइस देना चाहो घर में तो भाई उस समय हेल्दी खाना। हेल्दी खाने में क्या क्या इंक्लूड है? हेल्दी खाने में क्या क्या इंक्लूड है? फल फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी वाले हो, ठीक है। उस समय एक फल फ्रूट में पपीता अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडी है तो उस समय आप लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई पपीता अवॉइड करना। पपीता क्यों अवॉइड करते हैं? कारण, पपीता क्यों अवॉइड करते हैं? पपीता गर्म होता है और गर्म होगा तो उस समय वो क्या कर सकता है? बीच में मिसकैरेज कर सकता है। इन चीज़ों का भी आपको बेसिक रखना है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उस समय अजवाइन, उसका भी यूज नहीं करते। वो भी क्या होती है? उसकी तासीर गर्म होती है तो मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल हो तो एक कॉमन पर्सन से अपना बेसिक नॉलेज क्या रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए, तभी तो काम आएगा आगे मार्केट में। अब आगे देखते हैं अपन, व्हाट आर इन पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब क्वेश्चंस क्या बना, अपन ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, ठीक है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट्स थे? कौन से पार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट होता था, कहाँ खत्म हो रहा है? नोज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर ट्रेकिया, लंग्स आ गए, फिर वो तो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हो गए, लंग्स हो गए, एल्विलोई फाइनली, ठीक है ना, फिर आ जाता है डायाफ्राम। तो ये पार्ट्स हो गए। अब इनके एक एक फंक्शन, तो ऐसा छोटा क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन, अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का बड़ा क्वेश्चन आ गया 15-16 नंबर का, तो वहाँ पे फिर डिटेल्स में लिख के आ जाओ। क्वेश्चन तो वही है ना, चीज़ें वही लिखनी है, लेकिन अपन को देखना है कि भाई क्वेश्चन कितने नंबर का है। 16 नंबर का तो कम से कम 8 पेज 7 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, उसमें डिटेल से लिखो चीज़ें, ठीक है। अब देखिएगा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या करता है ये? इनहेल करता है ऑक्सीजन, एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग करता है, सीधी सी बात है। किसके थ्रू करता है? लंग्स के थ्रू होता है ना। अभी सबसे पहले नोज होता है, एंट्री नोज से होती है। नोज में क्या होता है? राइट और लेफ्ट में है। डिवाइड करने वाला क्या है? स्पुटम। समझाया था मैंने, पूरा डिटेल में समझाया हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। और इसको देख लेना, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल, इनको लिंक भेज दिया करो, ठीक है। सेप्टम बोलते हैं, स्पुटम बोल सकते हो, सेप्टम बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे अपन क्या करते हैं कि द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लंग्स। अब ये जो लंग्स होता है ना,
ये क्या करता है, इनहेल एंड एक्सहेल। अब ये जग से देखो, अपन कहते हैं ना ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सीधा सा बात है कि ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करता है ये, क्या करता है ये, इनहेल करता है, अपने नोज के थ्रू एंट्री होती है ऑक्सीजन की। अब इसका काम है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा। अब जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ब्लड हो जाता है प्यूरिफाई, ठीक है। तो यही काम है लंग्स का मेनली। तभी तो कहा जाता है कि लंग्स अगर आपके डैमेज हो गए तो आपका ब्लड में वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, और जब ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल बढ़ जाता है तो आप लोगों को पता है ना, जहर फैलने लग जाता है, ठीक है। और लंग्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करते हो ऐसी एक्टिविटी कि लंग्स अच्छा परफॉर्म करे अपने बॉडी में? मॉर्निंग वॉक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है लंग्स को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो। अब मॉर्निंग वॉक में क्या होता है ऐसा, फ्रेश एयर और प्यूरिफाई एयर, उसके अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसी मिक्स नहीं होती। अब देखो अपन पार्ट्स देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल हो गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यहाँ पे क्या होती है, एंट्री ऑफ एयर, इनटेक होता है एयर का। और कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है इसमें, चलो ठीक है, नेजल चैम्बर, ठीक है ना। तो विच इज लाइंड विद द हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर फ्रॉम। अब देखो अपने नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, इनका भी फंक्शन है, ऐसे ही नहीं है। क्या है फंक्शन इनका, हाँ, कोई जैसे डस्ट वस्ट हो गई है ना, उसको वो वहीं रोक लेते हैं। कभी देखना कोई जैसे एक खान वान में काम करता है ना, तो वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। कारण क्या है, जहाँ तक कोशिश होती है ये आपके जो हेयर होते हैं डस्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाएगी तो फिर वो अंदर जाती है। तो आपको पता है ये कोयले की खानों वानों में काम करने वालों को लीवर सिरोसिस हो जाता है, या फिर पहला स्टेज होता है फाइब्रोसिस, है ना। फाइब्रोसिस का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो फिर लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है वो, हाँ, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो फाइब्रोसिस का क्या होता है कि भाई टिश्यू धीरे धीरे पहले लीवर के होते हैं डैमेज। अपन क्या करते हैं, ध्यान देते नहीं। अपने इंडिया वालों की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे ना, तब तक जाके कोई भी बॉडी का टेस्ट नहीं करवाते। जबकि फॉरेन के अंदर अलग रूल है। क्या रूल है वहाँ पे, हर मंथ आपका बॉडी का एक चेकअप रिपोर्ट ऑनलाइन आना चाहिए, तो आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या रहता है कि स्टेज पता चल जाती है बीमारी की। हम कब जाते हैं, या तो अच्छा खासा बुखार आएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास में और बोलेंगे सर। और डॉक्टर भी अपने ऐसे हैं, हम तो आधा कर तो झोले छाप डॉक्टरों के पास में जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ हो गए कोई, है ना, गाँव में बैठे हैं, वो कोई टेस्ट लिखेंगे नहीं, सीधे आई बुखार आया पैरासीटामोल, कोई टेस्ट नहीं किया, रिपोर्ट भी नहीं देखी। इंडिया के अंदर 60% ट्रीटमेंट तो विथआउट रिपोर्ट हो रहे हैं। पता कैसे चलेगा यार इसको एक्चुअल में क्या है? आप सबसे पहले एम्स के अंदर जाओ ना। आप एम्स में टाइम क्यों लगता है? मेडिसिन नहीं लिखेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रिपोर्ट। और रिपोर्ट भी कम से कम 8-10 टेस्ट करवा देगा बॉडी के। हम तो एमडीएम में जाके आने वाले हैं और एम्स में जाते हैं तो यार इतना टाइम लगता है, ये तो 10 टेस्ट लिख देता तो कुछ है भी नहीं। पर वो एक्चुअल में पूरा बॉडी का देख लेता है मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना, कैसे क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ज़्यादा, है ना। जैसे मुझे एक बार कोई यूरिन का मुझे लगा था इन्फेक्शन, जबकि कुछ भी नहीं था। डॉक्टर से मिला, उसने कम से कम 10 टेस्ट करवा दिए विथ सोनोग्राफी भी, ठीक है ना, सोनोग्राफी भी उसने करवा दी, और जबकि उसमें सारा कुछ नॉर्मल था। और वही एमडीएम में जाते ना, कुछ भी नहीं, 3-4 मेडिसिन लिखी, क्योंकि हर हॉस्पिटल्स का एक अलग प्रोसेस होता है। और एम्स वाले चल रहे हैं फॉरेन के, तभी तो इनका रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट इनका नंबर 1 है एम्स वालों का, और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम भी आता है, अच्छा खासा नाम है अपने एम्स हॉस्पिटल्स का। अब नेजल चैम्बर आप समझ गए ना, अंदर जो हेयर होते हैं ये क्या करते हैं भाई, फिल्टर करने का काम करते हैं। अब देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स एक अच्छी चीज़ क्या है, समझाया हुआ 2-3 बार। बोथ पाथवे, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। इसके अंदर खाना भी आएगा और एयर भी आएगी। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। जो मैं बोल रहा हूँ ये किसके कारण से बोल रहा हूँ, लैरिंग्स के कारण। समटाइम्स क्या होता है कि लैरिंग्स में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कभी जुकाम वुकाम लगता है ना अपन को, वो इन्फेक्शन ही है। तो लैरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी बैठ जाती है, या फिर आवाज़ फटी फटी सी आती है ना। वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक इसी के साथ में हिचकी,
सबको पता है ना भी हिचकी क्यों आती है? चलो बताओ क्यों आती है? क्या करने से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सोचना वोचना कुछ नहीं होता। देखो हिचकी आने का बताया था मैंने कारण। कौन था क्लास में? हाँ बताओ। हाँ, जो आपकी एयर पाइप होती है ना, उसके अंदर जानी चाहिए तो ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ पे अपन क्या करते हैं, खाना खाते समय समय बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या करते हैं वो एयर पाइप भी ओपन होता है और फूड पार्टिकल्स अंदर चला जाता है। और जब वो फूड पार्टिकल्स अंदर चला जाता है तो वहाँ से फिर एयर पास नहीं हो पाती, तब वो हिचकी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यही कारण है मेन। अब एपिग्लोटिस क्या होता है भाई? ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एक स्विच लाइक स्ट्रक्चर होता है एयर और फूड के बीच में, है ना, कि जब खाना खा रहे हो तब एयर पाइप को, और जब आप ब्रीथिंग कर रहे हो तब फूड पाइप को। क्योंकि देखो फूड पाइप में एयर नहीं जानी चाहिए। एक जो गैस वाली प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा कारण क्या है? खाना जल्दी जल्दी खाते हो और खाना खाते समय बात करते हो, तो फूड पाइप में भी एयर जाएगी, वो भी नुकसान करेगी। अपन क्या करते हैं कि जैसे जो ज़्यादा गैस वाली प्रॉब्लम है ना लोगों को, वो क्या करते हैं, एक तो फास्ट खाना खाते हैं, और फास्ट खाना खाते हैं तो एयर भी फूड पाइप के साथ में स्टमक में चली जाती है। अब होता क्या है कि जब आप खाना खाते हो ना, तो स्टमक में खाना जाएगा तो एक स्पिंटर होता है, वो क्या है, जस्ट ओपन होगा, एयर भी जाएगी, खाना भी गया, और आपने फास्ट फास्ट खाना खा लिया, अब वो एयर भी चली गई और स्पिंटर हो गई बंद, अब एयर वापस बाहर नहीं आ रही। अब जब एयर वापस बाहर नहीं आ रही तो पेट फूला फूला सा गैस बनी रहती है, तो हम कहते हैं अरे यार मुझे तो गैस वाली प्रॉब्लम है ना। तो जिसको गैस वाली प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल भी है, तो कम से कम खाने को कितना मिनट देना चाहिए? 20 से 30 मिनट। बोला जाता है कि एक निवाले को 32 बार चबाओ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 15 बार ही चबा लो। एक भी नहीं है जो 15 बार एक निवाले को चबाए। 15 बार में तो फुल्ली रोटी खा के फ्री, है ना। तो क्या है कि जितना आप उसको चबाओगे ना, उतना इजीली डाइजेस्ट होता है। अब स्टमक में अपन क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े निवाले ले लेते हैं, अब स्टमक में जाएगा, अब ये कितनी कैपेसिटी थोड़ी है इसकी कि वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करे। तो हमारा काम है, ये भगवान ने दिए है ना हमें दांत, इसका काम होता है छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर यहाँ तक पहुँचाएं, ताकि ये अपना काम आगे फर्दर कर सके। अपना खाना तो इजीली डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि भाई मैं इतना खाना खा रहा हूँ सर, बॉडी नहीं बन रही है। कहाँ से बनेगी भाई? बनेगी कहाँ से? क्योंकि तुमने तो जल्दी जल्दी खाना खा लिया। अब वो न्यूट्रिएंट यहाँ पे है, वो पूरा न्यूट्रिएंट ले ही नहीं रहा है खाने से, वो ले ही ना रहा है, तो बॉडी की सेल को वो चीज़ें मिल ही नहीं रही है, और वो चीज़ें मिल ही नहीं रही है तो मसल्स ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर वो बंदा कैसे रहता है? अनहेल्दी टाइप रहता है। समझ गए? तो खाना खाओ तो फिर आज से एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि भाई कम से कम खाने को 20 से 30 मिनट दो, और खाना खाते समय बात मत करो, मोबाइल मत देखो, है ना। आराम से धीरे धीरे खाना खाइए तसल्ली से, ठीक है। एपिग्लोटिस समझ गए ना भाई? ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया क्या, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। अब ये ट्रेकिया आगे डिवाइड होती है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे डिवाइडेशन होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और फिर आ जाते हैं लंग्स। और लंग्स का आप सभी को पता है, मैंने बताए थे कितने होते हैं लंग्स ह्यूमन बॉडी में? दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। बड़ा कौन सा होता है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? वो तो आपको पता है ना, पढ़ाया हुआ है ना मेरे तो। राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट वाले में 3 लोब होते हैं ना। लेफ्ट वाला छोटा होने का कारण हार्ट जगह ले लेता है वो मिडिल वाले की, ठीक है ना। मिडिल वाले की जगह ले लेता है। इसके अंदर 3 लोब होते हैं। कौन सा नाम कोई बताएगा लोब के? एक को भी याद नहीं, वापस जाके देखे कौन। ये भेजी हुई थी, पीडी भेजी कि नहीं भेजी? अब देखते हैं अपन एल्विलोई। फाइनली क्या करते हैं ये एल्विलोई? एल्विलोई का काम होता है, मतलब छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, इस एल्विलोई का काम है, क्योंकि पूरे फैले रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब एक देखो यार, आई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है छोटे मोटे, कोई भी एग्जाम से, उसमें आई से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आई क्या है, पहले तो ये चीज़ समझो, क्या है आई, क्या काम करती है, बॉडी में क्यों जरूरी है, आंखें क्यों जरूरी है? देखने के लिए, विजन के लिए तो जरूरी है। अब आई एक सेंसरी ऑर्गन भी है कि नहीं है? कितने ऑर्गन है सेंसरी बॉडी में? कौन से? चलो नाम बताओ।
आई हो गया, और ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गई, टंग हो गई, है ना। सेंस का मतलब कुछ ना कुछ महसूस, आंखों से विजन, ईयर से हियरिंग, नोज से हाँ स्मेल, है ना, ब्रीथिंग, ठीक है। स्किन से सेंसेशन, कुछ महसूस, टच, टंग से टेस्ट, ये 5 हो गए ना। एक 6 कौन सा होता है? 6 होता है क्या कोई सेंस जो बेहद जरूरी है? हाँ नहीं है 6, कोई सेंस है? कॉमन सेंस, ये जरूरी है कि नहीं है? अगर ये इंसान में नहीं है तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, फिर भगवान ने जो दिए है ना 5 सेंस, उनका भी कोई रोल नहीं रहना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो इसके बारे में क्वेश्चंस क्या बनता है कि डायग्राम बन जाता है कि भाई आपको आई का एक डायग्राम शो करके आना। अब देखो भाई डायग्राम का ये सिस्टम है, डायग्राम आपको एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नाम है ना, हिंदी मीडियम वाले हैं, सबसे पहले तो ये नाम हिंदी में कुछ अलग है। कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ ऐसे ही नाम अलग अलग है, झिल्ली द्वार ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है ना। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? रेटिना को रेटिना ही कहते होंगे शायद तक। कॉर्निया को कॉर्निया ही बोलते हैं क्या? सिलेलरी मसल्स, अभी कुछ एक नाम थोड़े अलग होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको क्या करोगे, 2 से 3 बार बनाओगे ना नाम लिख लिख कर, तो याद हो जाएगा, और ज़्यादा कोई इतना हार्ड है नहीं। अब देखिएगा, द आई इज एन इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन दैट ह्यूमंस इज it help us is visualizing object and also help in light perceptions, color and depth। अब देखिएगा ये क्या करता है, किसी कलर को पहचानने के लिए, है ना, किसी चीज़ों को देखने के लिए, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका आई। अब एक कौन सा एक बीमारी होती है जो वो कलर का पता नहीं कर पाता? कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वो एक अलग हो गया, वो तो रतौंधी रोग हो गया। जो वो कलर को नहीं पहचानता, एक रेलवे मैन कोई जाते हैं तो वो कलर टेस्ट करवाते हैं ना भाई, उसको उस बीमारी का क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, एक कलर ब्लाइंडनेस अलग है रे, वो तो इवनिंग होते होते मतलब अपन को दिखना, अरे उसका नाम भूल गया मैं। तो उसमें क्या करता है, वो 7 कलर को है ना, उसको एक ही दिखता है, वो पहचान नहीं पाता है कि नारंगी है, एक लाल है, और उसका एक टेस्ट भी है एचएपी में, अगर तुम करते हो तो उसमें क्या कि हम वो उसको गोल गोल मतलब उसको घुमाते हैं और कंटिन्यू एक एक बंदे को आगे बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि अब कौन सा कलर रुका है, तो पहचान नहीं पाएगा अगर वो डिजीज है तो। इसका पता करके आना। रतौंधी तो एक अलग काउंटिंग आ जाती है। हाँ कलर ब्लाइंडनेस, हाँ हो सकता है, रंग, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है यार। हाँ कलर का तो रंग हो गया। होता है समटाइम्स, और रेलवे में तो ये करवाते हैं, ये टेस्ट फिक्स है, चाहे डी ग्रुप की हो चाहे ए ग्रुप की जॉब हो। अब देखिएगा डायग्राम, बहुत ईजी डायग्राम है। इस तरीके का डायग्राम बनाना, एग्जाम में आएगा, नोट कर लेना इसको। और अभी एग्जाम है 10 एक दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। 4 तारीख लास्ट है, 15 तारीख तक हम कॉलेज से अप्रूव करेंगे, 20-21 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ढंग से पढ़ लेना इनको, पीडीएफ भेजे उनको भी देख लो, ताकि क्या है निकल जाओ, वरना ये मौका है सप्लीमेंट्री का। फिर मेन एग्जाम वापस अक्टूबर नवंबर में, फिर और सेकेंड ईयर का दो, और फर्स्ट ईयर का पढ़ो, फिर और सेकेंड ईयर में बेकें, तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके का डायग्राम है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखने लायक क्या क्या रखना है, अगर पूरी याद नहीं रहती है तो रेटिना बना देना। अब मुझे बताओ, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कॉर्निया होती है कि रेटिना होती है? रेटिना का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है? कहते हैं ना यार, इसके मतलब आंखों से रेटिना निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दिया, सुना है क्या कभी? पूरी आंखें थोड़ी लेते हैं। अब किसी का आंख है ही नहीं, ऑर्गन ही नहीं है वो, तो फिर तो दूसरे का। लेकिन अगर किसी की, जैसे कभी किसी का आई लॉस हो गया अचानक से, किसी कारण से कोई केमिकल रिएक्शन हो गई और वो केमिकल चला गया, आई लॉस हो गया, या फिर ज़्यादा मोबाइल चलाने से भी काफ़ी अभी केस मिल रहे हैं कि विजन चली जाती है ना। तो ऐसा किसी दूसरे से ट्रांसफ़र करना हो तो रेटिना है या कॉर्निया है रेस्पॉन्सिबल? रेटिना है।
और कॉर्निया का क्या काम है? जब लाइटिंग ज़्यादा होती है और कम होती है, आप अंधेरे में देखना, कुछ टाइम तक आप अंधेरे में रहोगे तो आपको अंधेरे वाली चीज़ें दिखने लगेगी। धूप से बाहर आके अंधेरे में जाना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे होती है वो चीज़ें? प्यूपिल होती है ना आपकी, वो क्या करती है कि जब आप अंधेरे में रहते हो ना तो साइज बड़ी हो जाती है, और जब आप धूप में रहते हो तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कि भाई कोई लाइट एंट्री नहीं करे, प्रोटेक्शन के लिए उसकी प्यूपिल की साइज क्या कर देती है, वो छोटी कर देती है। इसलिए आप जब बाहर मतलब मान लो कि दोपहर को किसी कमरे में आए और बिल्कुल अंधेरा है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, जबकि उस कमरे के अंदर कोई है तो उसको तो सारी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया है। तो अपना काम भी होता है, तो ये कॉर्निया उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन सी सिलरी मसल्स? अब ये क्या है कि जैसे भाई मसल्स होती है, और मसल्स का सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्शन। हाँ, बड़ा छोटा भी है और प्रोटेक्शन है। मसल्स होगी, अब देखो यार एक चीज़ समझो, विदाउट मसल्स कोई चीज़ कुछ कर सकती है क्या? अब जैसे ब्रेन है, ब्रेन क्या है, वो अपनी फंक्शनिंग कर रहा है तो उसके ऊपर हड्डियां हैं, मसल्स है ना, तभी तो वो चीज़ें हो रही है। अब आपका जैसे हार्ट है, कितना सेंसिटिव ऑर्गन है, इसके ऊपर हार्ट के ऊपर भी मसल्स है, 3 लेयर है, ठीक है। उसके ऊपर फिर रिब्स आ गई, रिब्स आ गई ना, रिब्स किससे बनी हुई? हड्डियों से बनी हुई है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है। मसल्स तो हर चीज़ में है, बॉडी में हर ऑर्गन के पास में मसल्स होगी तभी वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या रखना है? अभी रेटिना हो गया, प्यूपिल हो गई, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया। अगर ये 4 नाम आप याद रख लेते तो इनफ है ना, नंबर दे देगा अगला। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है भाई? यूरिन फॉर्मेशन कौन करता है? यूरिन फॉर्मेशन किडनी करती है। कैसे करती है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को। सबसे पहले कोई भी वाटर हो गया, है ना, वेस्ट मटेरियल हो गए, सबसे पहले ग्लोमेरुलर में आएंगे और वहाँ पर आके फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होकर फिर वो किस में भेजते हैं? किस में? बाउमन कैप्सूल्स। बाउमन कैप्सूल्स फिर आगे क्या करता है? फर्दर फिल्टर करता है कि भाई इसमें से कोई चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब होने लायक है क्या। अब जितनी रीअब्जॉर्ब होने लायक होगी उसको तो वापस बॉडी में, और बाकी का जो वेस्ट है वो किस में फाइनली किस में भेज देगा? लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले उसको क्या करता है? यूरेथ्रा, और उसके थ्रू फिर पास आउट हो जाता है। ये एक यूरिन फॉर्मेशन है। इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपन। वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब ज़्यादातर अपना वेस्ट होता है ना वही यूरिन के थ्रू ही पास आउट होता है, बाकी के तो अदर है ही। और किडनीज प्ले ए मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और किडनी क्या करती है? अपना मेजर रोल अदा करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इंक्लूड 95% वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब देखिएगा, यूरिन के अंदर 95% क्या होता है और 5% होता है वेस्ट, है ना। वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गए, और कौन सी चीज़ें आती है वेस्ट में। अब जब आप एक कोई टेस्ट वेस्ट कराते हो ना, उसमें कभी कभार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो आते हैं ना कि भाई आरबीसीज भी आ रही है ब्लड में, डेड सेल, डेड आरबीसीज ब्लड के अंदर आने लग जाती है तो जलन होने लग जाती है। सुना है ना कभी ऐसे कोई टेस्ट रिपोर्ट आई होगी सामने? तो वो अगर आना एक गलत सिम्टम्स है ना। अगर किसी के यूरिन के अंदर ज़्यादा झाग बन रहा है तो भी वो क्या है? एक गलत सिम्टम्स है। झाग क्यों बनता है ज़्यादा? प्रोटीन्स आ रही है। कौन सी प्रोटीन आती है? वो नाम क्या है उसका? करते हैं ना, पैथोलॉजी लैब में नहीं काम करते हो क्या? उस प्रोटीन का नाम है ना यार, कौन सी होती है वो? एक केट सी से नाम स्टार्ट होता है शायद, है कैरोटीन है यार, सी से ही नाम है। केराटिन, केराटिन करके एक ऐसा प्रोटीन होता है, वो अगर यूरिन के साथ में आ रहा है ना तो फिर झाग बनने लग जाता है, और वो एक गलत सिम्टम्स है, और वो एक पीलिया का भी सिम्टम शो कर देता है। एक एल्ब्यूमिन का भी लेवल अगर उसमें आ रहा है यूरिन के अंदर तो भी वो एक पीलिया का सिम्टम्स है, और वो एल्ब्यूमिन क्या करता है? उसका कलर बहुत ज़्यादा थोड़ा पीला कर देता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इट प्रोड्यूस इन द नेफ्रॉन which is the structural and functional unit of kidney. Urine formation in our body is mainly carried out in 3 phases. सबसे पहले क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
फिर रीएब्जॉर्प्शन किस में होगा, किस में होगा, बाउमन कैप्सूल्स, ठीक है ना। और फाइनली फिर सिक्रेशन और फिर एक्सक्रिएट आउट। ठीक है, चलो थोड़ा पानी वानी पी के आ जाओ।